नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देख लीजिए कि जीएस फाउंडेशन कोर्स हमारा संस्कृति आईएएस शुरू करने जा रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा। ये कोर्स जो है वो 30 मई से शुरू होगा और डेली रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी शाम को 6:30 बजे। एडमिशन के जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस भी यहाँ पर रहेंगे उपलब्ध। इस कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9555124124 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sanskritiias.com। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में ये निम्नलिखित कथन आपके सामने यहाँ पर लाए गए हैं। पहला कथन है ये अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। प्रोविजन क्या करता है ये कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन का जो है इसके द्वारा ये प्रोविज़न किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए छोटी सी चीज़ को बस चेंज किया गया है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जो है ये प्रावधान किया जाता है, ना कि इसके तहत। तो ये किसके तहत प्रावधान किया जाता है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है। फिर इसके अंतर्गत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाभ के पद को धारण करना एवं अनन्न मुक्त दिवालियापन के आधार पर किसी संसद सदस्य को निर्हर मतलब कि डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 1950 में इन सीटों का जो है आवंटन का प्रावधान किया गया है। वहीं आप देखते हैं कि इसमें जो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं ना, ये हमारे इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो भाई किसके अंतर्गत आती हैं? ये हमारे आर्टिकल जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें 102 में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। यानी कि लाभ के पद को धारण करना और दिवालियापन के आधार पर किसी संसद सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने की जो घोषणा है किसके अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 102 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, ये तो रही इस स्टेटमेंट की बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये गलत हो गया क्योंकि इसके अंतर्गत ये नहीं आता है। लेकिन देखिए इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर लाभ का पद है, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस की बात करता है। ध्यान होगा अगर आपको, आप में से जो लोगों ने वीडियोस देखे होंगे और मेरे पुराने वीडियोस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे पद हैं या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में वहाँ पर मेंशन है, उनका नाम तो गढ़ा गया है लेकिन उनको डिफाइन या परिभाषित नहीं किया गया है। तो उनमें से एक शब्द जो है लाभ का पद, ये भी जो है अनुच्छेद हमारे, या हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से शब्द जो है इनको ध्यान में रखना है कि किसको किसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित किया गया है, किसको नहीं किया गया है। चाहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जैसे पद हैं या शब्द हैं जो गढ़े गए हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है। आइए तीसरा कथन क्या कहता है कि इस अधिनियम की धारा 29A भारतीय निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण की शक्ति तो देती है लेकिन उन्हें विपंजीकृत करने की नहीं देती है। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है? 29A के अंतर्गत ये तो दिया गया कि आयोग जो है वो राजनीतिक दलों को रजिस्टर करती है पर डी रजिस्टर्ड करने की अनुमति नहीं देती है। तो ये कथन पूरी तरह से ठीक है, ऐसा ही किया गया है। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देख के लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है कि विपंजीकृत नहीं करती, जबकि होना चाहिए, डी जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दल क्या करते हैं, बहुत से ज़्यादा लोग जो है वो अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जिसके कारण क्या है जो बहुत एक्स्ट्रा सी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है उस रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये कथन हमारा करेक्ट हो जाता है 29 धारा 1 के संदर्भ में। ठीक है, पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो देखिए हमारा सिर्फ तीसरा कथन इस प्रश्न का सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसका मतलब है नेशनल किसी इन्वेस्टिगेशन की बात करें। इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है? कोई आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड हो सकता है कोई आंतरिक सुरक्षा की बात की गई तो आतंकवाद या ऐसे कोई अपराधी गतिविधि हो जिसकी वजह से हमारी जो देश की सुरक्षा है वो खतरे में हो, आंतरिक सुरक्षा है ना। तो वो सारी चीज़ों की जो है वो एक एजेंसी है। कौन जाँच करता है? राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के बारे में बताया गया है। चलिए पहला कथन कहता है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत
कार्य करता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर जांच एजेंसी क्या करता है, एक बेसिकली इसमें क्या है कि आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसी एजेंसीज जो है वो बनाई गई हैं, आतंकवाद या ऐसे संदिग्ध जो हमारे अपराध हैं उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि मैंने आंतरिक सुरक्षा की बात की है। आप देखेंगे कि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये एजेंसी नहीं आती, बल्कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये कथन क्या हुआ, गलत हो गया। फिर कह रहा है भारतीय राज्यों में आतंकवाद से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए NIA को राज्यों की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, आप देखेंगे जैसे CBI जैसी जो एजेंसीज होती हैं उनको क्या होता है कि वो अन्य राज्यों में जब जाती हैं किसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ पर उनको उस राज्य से अनुमति लेनी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए वो बेसिकली जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, देखिए छोटे मोटे तो नहीं, अपराध होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आतंकवादी से रिलेटेड कोई ऐसे जो क्राइम है उससे रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वो नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उनको वहाँ पर परमिशन लेनी होती है। लेकिन आतंकवाद किसी क्षेत्र का, किसी पर्टिकुलर राज्य का मामला नहीं हो सकता, नहीं मसला हो सकता, ये तो पूरे देश पूरे विश्व की बात है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, NIA को जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। किसी राज्य में अगर उसको आतंकवाद से जैसे संबंधित किसी अपराध की जांच करनी है तो वो डायरेक्ट जाके वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये कथन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, पूरी तरह से ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा हमारा, NIA के पास केवल भारत में किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति होती है। देखिए यहाँ पर NIA के पास क्या करता है, आतंकवाद से रिलेटेड आरक्षण वो निरीक्षण करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि केवल भारत में किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की ये जो है शक्ति होती है। मान सकते हैं आपकी भाई यहाँ पर तो जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है, NIA के पास ये पावर होता है, उनके अधिकारियों के पास ये पावर होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई है ना हमारे और अन्य देशों के बीच आतंकवाद से रिलेटेड, उससे निपटने से रिलेटेड, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों, वहीं आप देखेंगे अन्य देशों के जो घरेलू कानून हैं वहाँ पर जाके भी उसको NIA के ऐसे अधिकारियों को पावर है कि वहाँ पर भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। किससे रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड, क्योंकि आतंकवाद मैंने बोला ना किसी राज्य या क्षेत्र का ही मसला नहीं है, ये तो वो दीमक के समान है कि जहाँ पर लग जाए उसके आसपास की सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। तो ये विश्व का मसला है, विश्व का मैटर है, किसी पर्टिकुलर देश का मैटर नहीं है। तो यहाँ पर ये कथन कह रहा है ये केवल भारत, जबकि ये गलत है। पूरे विश्व में इस तरह से अन्य देशों में जाकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन ये कर सकती है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है हमारे, तो भाई हमारा सिर्फ दूसरा कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक एवं गैर आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को कर अधिकारियों से छुपाने की प्रक्रिया है। एक बार फिर से पढ़ दूं, चलिए ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक एवं गैर आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को, मनी को कर अधिकारियों से छुपाने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये तो रहा स्टेटमेंट, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग आप देखेंगे तो बेसिकली ये क्या है, अवैध रूप से अर्जित किए गए आय होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अवैध रूप से आय जो अर्जित की जा रही है उसको कर अधिकारियों से छुपाना होता है। ये हम देख सकते हैं, इसको ऐसे समझे कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, जो डर्टी मनी होती है जिसको अवैध या आपराधिक तरीके से अर्जित किया गया है उसको वैध रूप से परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। इसके अंतर्गत यही चीज़ यहाँ पर की जा रही है। ये कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक एवं गैर आपराधिक गतिविधियों, मैंने अभी क्या बताया, सिर्फ आपराधिक या फिर अवैध रूप से अर्जित की गई जो हमारा धन है, जो आय है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि आपराधिक या अवैध रूप से मतलब, तो इसमें ऐसे समझिए अवैध रूप से आपराधिक तरीके से कमाया गया धन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्रग्स की तस्करी हो गई, ठीक है, इसके बाद डकैती हो गई, वहीं आप देखते हैं जबरन वसूली हो गया, या आतंकवादी कोई ऐसी फंडिंग हो गई जिसमें ये क्या दिखता है, अवैध रूप से उन्होंने क्या धन कमाया है। तो यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन कर को अधिकारियों से छुपाने की एक प्रक्रिया है, जबकि गैर आपराधिक की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। तो ये कथन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपराधिक गतिविधियों की बात यहाँ पर मेंशन की गई है।
चलिए, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय मुख्य प्रमुख जो है वो एजेंसी है। देखिए यहाँ पर कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो निपटाने के लिए उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी एक जो है प्रमुख एजेंसी है। पूरी तरह से ठीक है, ये कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फिर कह रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय, अभी पता चल गया प्रवर्तन निदेशालय क्या है, इसकी प्रमुख एजेंसी है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय भारत के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत एक विशेष वित्तीय एजेंसी है। देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर पहले एक चीज़ और आपको जानना होगा कि भारत के जो वित्त मंत्रालय में कौन कौन से विभाग हैं। जैसे आप देखेंगे व्यय विभाग हो गया, ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप आर्थिक विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया। इन सभी विभागों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो जाके इसको पता करिए, अपना नेट पे सर्च करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय भारत के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत नहीं बल्कि राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विशेष वित्तीय एजेंसी है। ऐसा क्यों? यहाँ पर राजस्व विभाग की बात की गई है, क्यों? देखिए ये टैक्सेस की बात कर रहा है, टैक्सेस को अधिकारियों से छुपाने की बात की जा रही है। तो टैक्सेस किसके अंतर्गत आएगा? वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत, रेवेन्यू विभाग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है। क्लियर हो गया है? देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आप देखेंगे पहला और तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है, जबकि दूसरा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखिए इसकी व्याख्या ये रही। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की बात कर रहा है, किस चीज़ की उपलब्धि की बात कर रहा है वो हमें समझना होगा। जैसे शिक्षा प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे है, एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। यहाँ पर समझ आ गया आपको? अब देखते हैं, कह रहा है कि इसे गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा, एक NGO है जिसका नाम क्या है, गैर सरकारी संगठन कह रहा है ना, NGO है जिसका नाम प्रथम है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम प्रथम का भी तो जो काम है, NGO जो एक है प्रथम, उसका काम भी तो कुछ इसी तरह की उपलब्धि की बात करता है, यहाँ पर शिक्षा और इन सबसे रिलेटेड। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे NGO के प्रथम द्वारा जारी नहीं किया जाता बल्कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इस सर्वेक्षण को। तो ये कथन क्या हुआ हमारा? गलत हो गया। यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक प्रगति के मूल्यांकन हेतु जारी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो सर्वेक्षण बनाया गया है इसके अंतर्गत हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की गई है, उसके आकलन की, यहाँ पर जो है मूल्यांकन की बात नहीं की गई है, बल्कि आप देखेंगे क्लास 3rd, 5th एंड 8th और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके शैक्षणिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक जो हेतु है, उसके मूल्यांकन हेतु एक जारी किया जाता है ये सर्वे। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर नहीं बल्कि 3rd, 5th, 8th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की यहाँ पर शैक्षणिक प्रगति की बात की गई है। क्लियर हो गया है? यहाँ पर ये कथन भी हमारा गलत हो जाता है। पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो आपके सामने है दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ना तो एक ना तो दो, यानी कि दोनों कथन हमारे गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो बताया था ना आपको मैंने, यहाँ पर कि शैक्षणिक प्रगति के मूल्यांकन की बात की गई है, किसकी, कौन कौन से स्टैंडर्ड की। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखिए, 3rd, 5th, 8th और 10th के छात्रों की लर्निंग आउटकम, ये शब्द आपको पेपर में देखने को मिलेगा। लर्निंग आउटकम के मूल्यांकन हेतु जारी किया जाने वाला एक सर्वे है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए किस संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है वो देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार वन निवासियों को, ध्यान दीजिएगा, वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। यदि आपने इस अधिनियम के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया गया है। देखिए 1927 में देखिए यहाँ पर जो वनवासी जो रहते हैं उस वन क्षेत्र में, और वहाँ के बांसों को काटने का अधिकार जो है वो किसी को भी बांस के काटने का, गिराने का अधिकार नहीं है। और इसमें कह रहा है कि है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, गलत है तो फिर सही क्या है? देखिए अभी क्या हुआ था, ये इस जो एक्ट है इसको संशोधित किया गया था 2017 में, तो उसमें कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे
कि गैर वनों क्षेत्रों में जो है, गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले जो बांस हैं उनको वृक्ष की परिभाषा के दायरे से जो है बाहर निकाल दिया गया है। तो अब क्या हुआ है कि इसके परिणाम स्वरूप जो गैर वन क्षेत्रों में जो बांस की कटाई की गई है उसके लिए अब किसी परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो वहाँ पर जो वनवासी रह रहे हैं वो उन बांसों को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है। कब निकाला गया है? संशोधन हुआ है जो 2017 में इस एक्ट में, ठीक है। बात स्पष्ट हो गई? तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ आ गई, तो इसीलिए यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्ट 2006 वन निवासियों को गौड़ वनोपज, किसकी बात कर रहा है? गौड़ वनोपज, घबराइए नहीं, अभी इसको मैं समझाऊंगी। गौड़ वनोपज के स्वामित्व की अनुमति भी यहाँ पर देता है। देखिए ये सब तब समझ में आएगा आपको जब आपको पता होगा कि गौड़ वनोपज क्या होता है। तो देखिए इसको ऐसे समझना है हमें। गौड़ वनोपज में आप देखेंगे जैसे चारा हो गया, पत्तियां हो गया, डाई, जंगली शहद हो गया, वहीं आप देखेंगे लाख, रेशम इत्यादि चीज़ें जो हैं वो गौड़ वन उपज में आती हैं। ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए जो गौड़ वन उपज होते हैं उसमें क्या होता है कि वन क्षेत्र में रहने वाले, उस वन क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जनजातियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए केवल आजीविका का एक ही स्रोत होता है। वो क्या होता है? गौड़ वन उपज जो होते हैं उनके लिए एक ही मात्र आजीविका का स्रोत होता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि ये जो यहाँ प्रावधान दिया गया है अधिनियम 2006 में, वहाँ वन निवासियों को गौड़ वनोपज के स्वामित्व की अनुमति दी गई है। ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है क्योंकि भाई वहाँ पर जो जनजाति रह रहे हैं, जो वन निवासी हैं, उनके लिए तो वही आय का स्रोत है, वही तो उनका जो सर्वाइवल के लिए आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है वही है, गौड़ वनोपज ही है। तो उनको जो है स्वामित्व की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर केवल 2। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के आपके सामने सारे ही प्रश्नों को आज पढ़ा दिया गया है। इसकी व्याख्या चाहे तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे यहाँ पर अलविदा कहना चाहूँगी। इसी तरह से निरंतर आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और अपना सहयोग देते रहें। यदि आपसे कुछ पूछा गया है तो आप उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।